कैसे हो प्यारे बच्चों? देखकर आपको मेरे को बड़ा दुख होएगा, है ना? आपको देखकर मुझे दुख होएगा और मुझे देखकर अपने आप को भी दुख होएगा। लेकिन दोस्त मेरे हाथ में नहीं है अभी। मैं क्या कर सकता हूँ? शर्मिंदा भी हूँ इस बात के लिए कि यार कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि खड़े होकर पढ़ाऊंगा, लेकिन बोर्ड जो है अभी भी सेम प्रॉब्लम है बोर्ड की। तो बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है ना? वादा मैंने किया था, मैं जानता हूं कि खड़े होकर पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जितना दुख आपको हो रहा है उससे ज्यादा मुझे भी हो रहा है। क्या कर सकते हैं दोस्त? एक दो दिन और झेल लो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर कुछ समझते हो तो प्लीज एक दो दिन और झेल लो। ज्यादा शर्म आपसे ज्यादा मेरे को आ रही है कि मैं यार, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरे हाथ में जो होएगा मैं डेफिनेटली करता, लेकिन इस कंडीशन में मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब बोर्ड चल नहीं रहा तो दिक्कत हो रही है ना। चलिए कोशिश करेंगे कि आज भी आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएं। पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे बेटा, और इसमें आज हम लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु जनन ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर स्त्री केसर भी मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करेंगे। क्लास जो आज लंबी होने वाली है, तो ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, हम लोगों ने पुष्प की संरचना देखी थी। पुष्प की संरचना में वो सारी चीजें समझ में आ गई थी। क्या? पुष्पासन और पुष्प वृंत तने से उत्पन्न हुआ था। 4 पुष्प पत्र थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ ताकि चीज दिमाग में बैठे। 4 पुष्प पत्र थे। बाह्य दल पुंज बाह्य दलों से बना हुआ था। दल पुंज दलों से बना हुआ था। पुमंग परागकोश से बना हुआ था। परागकोश किससे बना? पुमंग किससे बना हुआ? पुंकेसर से बना हुआ। पुंकेसर किससे बना हुआ? परागकोश और पुतंतु से बना हुआ। परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां थी। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की 4 स्तरें थी। सबसे बार बाह्य स्तर, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य स्तर, फिर टैपिटम, है ना? ये हमने बात करी थी। बाकी जायांग किससे बना हुआ? स्त्री केसर से, वो आज हम देखेंगे। तो हम लोगों ने बात करी थी किसकी? पुंकेसर की। पुंकेसर जो था ये परागकोश से बना हुआ था। 2 पालियां थी, प्रत्येक पाली में 2 किनारे थे। टोटल 4 किनारे थे। प्रत्येक किनारे को हमने क्या बोला था? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी जो थी, देखिए पुंकेसर जो है वो लघु बीजाणु पर्ण है, और 4 किनारे जो है ये 4 किनारे ये लघु बीजाणु धानी थी। प्रत्येक 4 लघु बीजाणु धानी में एक कॉमन स्तर थी जिसका नाम था बाह्य त्वचा। अंतस त्वचा नहीं था, बाह्य त्वचा था। फिर अंतस्थीसियम थी, फिर मध्य परत थी, फिर टैपिटम थी। हमने सबका कार्य देख लिया था कि जो बाह्य त्वचा है वो प्रोटेक्शन का कार्य करेगी, है ना? अंतस्थीसियम मध्य परत जो है ये इस परागकोश के स्फुटन में सहायता करेगी। टैपिटम के कई सारे कार्य थे जिसमें से मैंने आपको सारे कार्य समझा दिए थे कि टैपिटम जो होती है वो बहु केंद्रकीय होती है। टैपिटम जो होती है पोषण प्रदान करती है। टैपिटम ने कहीं ना कहीं, याद करो, स्पोरोपोलिनिन और यूबिश प्रोबिश निकाला था। प्रोबिश क्या था? तेल से बना हुआ पदार्थ था, चिपचिपा था, ठीक है? दोनों मिलकर यूबिश कहला रहे थे, और ये यूबिश जो होता है परागकण के ऊपर मिलता था, ये हमने आपको बता दिया था। उसके अलावा टैपिटम ने एक एंजाइम निकाला था कैलेज, जो कैलोज भित्ति को तोड़ रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जो लघु बीजाणु बने थे वो मुक्त हो गए थे। हाँ जी, अंदर क्या मिल रही थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे क्या बना? जिससे क्या हुआ था? लघु बीजाणु जनन हुआ था। 4 लघु बीजाणु बन गए थे। प्रत्येक लघु बीजाणु अगुणित था। चारों तरफ कैलोज भित्ति थी। कैलोज भित्ति को तोड़ा था किसने? कैलेज एंजाइम ने। लघु बीजाणु मुक्त हो गए थे। फिर ये लघु बीजाणु जो है ये परिपक्व होकर किसका निर्माण किए थे? परागकण का। ये हमने बात करी थी। यहां तक हमने बात करी थी, लेकिन अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। मुझे इसको आगे और आपको समझाना है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं दोस्त। ये है हमारा लघु बीजाणु जो अगुणित था। वापस से एक बार फिर से समझा रहा हूं। लघु बीजाणु जो अगुणित था, ठीक है? ये इसकी कोशिका भित्ति है, ध्यान से देखिएगा। ये इसकी कोशिका भित्ति थी जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई थी। याद करिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है? फिर इसके अंदर क्या हुआ था? मैंने आपको समझाया था दोस्त। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर विभाजन हुआ था जिसमें 2 केंद्रक बने थे। एक छोटा केंद्रक था जो इस तरीके से तश्तरी रूपा था, और एक बड़ा केंद्रक था जो अनियमित आकृति का था। बड़े केंद्रक को हमने क्या बोला था? याद करिएगा, कायिक केंद्रक बोला था, और छोटे केंद्रक को हमने जनन केंद्रक बोला था। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य था वो थोड़ा सा गाढ़ा था, ठीक है सर, और यहाँ पर थोड़ा हल्का था। फिर कहीं ना कहीं कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, और कोशिका द्रव्य विभाजन जब हुआ था तो कहीं ना कहीं 2 कोशिका बनी थी।
एक छोटी कोशिका थी और एक बड़ी कोशिका थी। जो बड़ी कोशिका थी उसको आपने क्या बोला था, कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका थी इसको आपने क्या बोला था, जनन कोशिका। ठीक है, जिनके बाहर क्या मिल रही है सर, कोशिका भित्ति मिल रही है। मैंने कहा ठीक है जी, ये कोशिका भित्ति मिल रही थी। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने बात कर ली थी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब ये जो कोशिका भित्ति थी इसको हमने क्या बोला था, अंतःचोल बोला था, अंतःचोल बोला था, एंटाइन बोला था, जो किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई थी। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। ठीक है सर, अंतःचोल बोला था। अब इसके बाद टैपिटम ने क्या स्रावित किया था सर, टैपिटम ने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण किया था। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, टैपिटम ने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल किया था। और टैपिटम ने चारों तरफ जिस स्तर का निर्माण किया था, ये एक स्तर का निर्माण किया किसने, टैपिटम ने। हाँ जी सर। और ये जो स्तर जो थी इसको हमने क्या बोला था, बाह्य चोल बोला था। यस सर। इसको हमने क्या नाम दिया था सर, इसको हमने बाह्य चोल बोला था। जो एक जगह पर नहीं मिल रही थी, एक जगह पर अनुपस्थित थी, है ना। इस जगह को हमने क्या बोला था सर, इस जगह को हमने जनन छिद्र बोला था। इस जगह को हमने क्या बोला था, जनन छिद्र बोला था। ठीक है। और इस बाह्य चोल में, इस बाह्य चोल में जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, इस बाह्य चोल में क्या क्या मिल रहा था सर, इस बाह्य चोल में लिपिड भी मिल रहा था, लिपिड यानी तेल मिल रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, प्रोबिश बोला था, प्रोबिश बोला था। और कहीं ना कहीं स्पोरोपोलेनिन मिल रहा था। स्पोरोपोलेनिन मैंने आपको बता दिया था एक परागकण का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, या मैं बोलूंगा एक पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ जो था वो कौन था, स्पोरोपोलेनिन था। तो ये कौन था, स्पोरोपोलेनिन था। ठीक है, क्या नाम था, स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बना हुआ है, लिपिड से। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं बता रखा स्पोरोपोलेनिन किससे बना होता है, मैं आपको बता देता हूं। एक प्रकार का वर्णक होता है जिसका नाम होता है कैरोटीनॉइड। जो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, कैरोटीनॉइड से उत्पन्न होता है कौन, स्पोरोपोलेनिन। नहीं बता रखा हमारी एनसीईआरटी में, अगर आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड से उत्पन्न होता है और ये सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, ये संरचना जो थी इसको हमने बोला था परागकण। इस संरचना को हमने क्या बोला था, परागकण बोला था। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा खुद सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां से यहां तक आपने टोटल क्या क्या देखा, आपने यहां से यहां तक कितनी बार विभाजन होते हुए देखा, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट ध्यान से देखना। ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इधर देख, मैं पूरा एक बार फिर से देख, ये देख, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। हाँ सर, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कहीं ना कहीं सर जी कैलोज भित्ति थी। हाँ सर, कैलोज भित्ति थी। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था सर, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक पूरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। किसी ने मेरे से पूछा था, किसी बालिका ने मेरे से पूछा, पता नहीं बालक था कि बालिका, मैं उसको बता देता हूं, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 कोशिकाएं बनी थी। हाँ सर, ये चारों कोशिकाएं अगुणित थी, लघु बीजाणु चतुष्क बोला था। हाँ सर, लघु बीजाणु चतुष्क बोला था, है ना। और इनके ऊपर अभी भी क्या था सर, ये कैलोज था। ठीक, फिर कैलोज हट गया था तो कौन मुक्त हो गए थे सर, कैलोज हट गया था तो मुक्त हो गए थे कौन, लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु मुक्त हो गए थे। मैंने कहा हाँ जी, ये लघु बीजाणु मुक्त हो गए थे। फिर हमने एक लघु बीजाणु की बात करी, एक लघु बीजाणु की बात करी। ये एक लघु बीजाणु है, मान लेते बड़ा सारा, इसमें अगुणित केंद्रक था। हाँ सर, अगुणित केंद्रक में कहीं ना कहीं समसूत्री विभाजन होएगा। हाँ सर, समसूत्री विभाजन होएगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी। हाँ सर, 2 कोशिका बनी थी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी जो थी उसको हमने जनन कोशिका बोला था और जो बड़ी थी उसको हमने कायिक कोशिका बोला था। ठीक है सर, है ना। और इन पे कहीं ना कहीं बाह्य चोल का निर्माण भी हो गया था। इन पे कहीं ना कहीं बाह्य चोल का निर्माण भी हो गया था। बोलिए, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। किसका निर्माण हो गया था सर, बाह्य चोल का यहाँ पर निर्माण हो गया था। मैंने कहा हाँ जी, बाह्य चोल यहाँ पर निर्मित हो गया था। ठीक है, अब बाह्य चोल यहाँ पर अगर निर्मित हो गया था, ये बाह्य चोल अगर यहाँ पर निर्मित हो गया था
ये बाह्य चोल मैं वापस से बना देता हूं, जो एक जगह पर अधूरा था, जिसको हमने जनन छिद्र बोला था, है ना। इस बाह्य चोल में कहीं ना कहीं क्या मिल रहा था, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये हमारा परागकण था, ठीक है। अब इधर देखिएगा, क्या सर यहां पर क्या हुआ है, इस लघु बीजाणु में, इस लघु बीजाणु में क्या हुआ, एक समसूत्री विभाजन हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ सर। भाई समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। ये जो संरचना है, ये जो जनन केंद्रक है, ये जो जनन केंद्रक है, ये कैसा है सर, ये अगुणित संरचना है, अगुणित है ये। और नीचे कायिक केंद्रक जो है कायिक कोशिका के अंदर, ये भी अगुणित है, ठीक है सर, नॉर्मल सी बात है। बाकी स्पोरोपोलिन मिल रहा था, इसको हमने परागकण बोला था। हाँ सर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस परागकण में एक समसूत्री विभाजन हो गया? हाँ सर, एक समसूत्री विभाजन हो चुका है। नहीं हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? एक लघु बीजाणु एक कोशिका थी, अब परागकण जो है वो दो कोशिका नहीं दिख रहा तुम्हें, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका, तो समसूत्री विभाजन नहीं हुआ? हाँ सर, समसूत्री विभाजन हो गया, जिससे दो कोशिकाएं बन गई, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। ठीक है, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। तो ये जो परागकण जो था, ये दो कोशिकीय अवस्था दिख रहा है तुमको? हाँ सर, दो कोशिकीय अवस्था वाला हमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा था, दो कोशिकीय अवस्था दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक परागकण वर्तिकाग्र, जो ये स्त्री केसर जो होता है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इस स्त्री केसर पर जो परागकण आते हैं, वो परागकण जो यहां पर आकर अंकुरित होते हैं, वो तीन कोशिकीय अवस्था वाला अंकुरित होता है। क्या बोला? ये जो परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये परागकण जब अंकुरित होते हैं तो ये तीन कोशिकीय अवस्था अंकुरित होते हैं, वो तीन कोशिकीय अवस्था वाला अंकुरित होता है। क्या बोला? ये जो परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये परागकण जब अंकुरित होते हैं तो ये तीन कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं, तीन कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं। लेकिन सर आपने जो परागकण बनाया है, ये तो दो कोशिकीय अवस्था वाला है, ये तो दो कोशिकीय अवस्था वाला दिखाई दे रहा है, खुद देख लो कितनी कोशिकीय अवस्था है सर, 2 सेल स्टेज है, दो कोशिकाएं दिखाई दे रही है हमको, एक छोटी एक बड़ी है। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर जो परागकण अंकुरित होने वाला है वो तो तीन कोशिकीय अवस्था वाला ना। अब मैंने कहा अब रुको, मैंने बोला 60% एंजियोस्पर्म में, यानी आवृत बीजी में, 60% आवृत बीजियों में दो कोशिकीय अवस्था में परागकण निकलते हैं। परागकण परागकोश से निकलते हैं। क्या बोला हमने कि 60% पादपों में जो परागकण निकलते हैं वो दो कोशिकीय अवस्था वाले निकलते हैं, बाकी 40% में जो ये परागकण जो आपको दिख रहा है ना, ये परागकण ये तीन कोशिकीय अवस्था में निकलता है, तीन कोशिकीय अवस्था में निकलता है। क्या सर जी समझ में नहीं आया? मैंने कहा देख, अब इधर देख, ध्यान से देखना, तुम्हें ये परागकण दिख रहा है? हाँ सर। कितनी सेल दिख रही है इसमें? दो दिख रही है ना? हाँ सर। मैंने बोला 60% में तो ऐसा ही निकलेगा, परागकोश जब फटेगा तो ऐसे परागकण निकलेंगे 60% पादपों में। 60% जो आवृत बीजी पादप है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना, भूल मत जाना कि 60%
जो पुष्पीय पादप है उनमें जब परागकोश फटता है, मेरे वर्ड पर फोकस कर, क्या बोल रहा हूं मैं, 60% आवृत बीजी पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं आवृत बीजी पुष्पीय पादप जो होते हैं, उनमें जब परागकोश फटता है ना तो बाहर क्या निकलते हैं, परागकण निकलेंगे ना। वो परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में निकल रहे हैं, 2 सेल स्टेज में, यानी ये वाली। लेकिन 40% में क्या हुआ सर जी, 40% में ये हुआ, क्या हुआ इधर देखना, ये जो जनन कोशिका आपको दिखाई दे रही है ना, जनन कोशिका ये वाली, ये जो जनन कोशिका तुमको दिखाई दे रही है, ये जनन कोशिका एक और समसूत्री विभाजन करती है। अब जरा सोच, एक जनन कोशिका, कायिक कोशिका नहीं, ये कायिक कोशिका नहीं, जनन कोशिका, सिर्फ जनन कोशिका एक बार और विभाजन करती है। अब जरा सोच, ये जनन कोशिका जब एक बार और विभाजन करेगी तो 2 जनन कोशिका हो गई, हाँ सर, और एक बड़ी सी कायिक कोशिका है, हाँ सर। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये जो तुमको परागकण दिखाई दे रहा है, ये वाला परागकण तुमको कितनी कोशिकीय अवस्था का दिखाई दे रहा है, सोचो सर। ये वाला परागकण हमको स्पोरोपोलिन है इसमें, ये वाला परागकण हमको 3 कोशिकीय अवस्था का दिखाई दे रहा है। तो 40% पादपों में ऐसा परागकण निकलता है, ऐसा, और 60% पादपों में 60% पादपों में ऐसा परागकण निकलता है, ऐसा। तो सर क्या हुआ ऐसा, मतलब क्यों ऐसा, क्यों, कई बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों। मैंने कहा देख दोस्त, मैं बहुत सिंपल तरीके से तुमसे पूछता हूं, कि 40% में ऐसा निकल रहा था, हाँ सर निकल रहा था, और यहां पर जो अंकुरित हो रहा है वो भी ऐसा ही है, यहां पर जो अंकुरित होएगा वो भी ऐसा ही है, 3 कोशिकीय अवस्था वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको फाइनली यही चाहिए तो ये। लेकिन जरा सोच, अगर मैं 100% पादपों में से, सुन, 100% प्लांट्स को अगर मैं 3 कोशिकीय अवस्था में निकालता परागकण को, और अगर ये परागकण नहीं पहुंच पाते वर्तिकाग्र पर तो नुकसान होता ना। सोच, 2 से 3 कोशिकीय अवस्था लाने में, ये 2 से 3 कोशिकीय अवस्था लाने के लिए एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है। क्या बोला मैंने, ये 2 से 3 कोशिकीय अवस्था लाने में ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, 100% प्लांट में, 100% प्लांट में ये जो 2 से 3 कोशिकीय अवस्था में ले आया, यानी मैंने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी, ठीक है। अब मान लो अगर परागकण नहीं पहुंचा तो मेरी वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो गई, हाँ सर। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं एक काम, क्या कि एक काम करते हैं, 60% पादपों ने अपने अंदर क्या किया, चेंज लाए, क्या कि वो अपने परागकण जो है वो 2 कोशिकीय अवस्था में निकाल रहे हैं, यानी एनर्जी अभी खर्च नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे, जब 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण, इधर देखना, जब ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण जो था, जब ये पहुंच जाएगा ना, कहां पर, वर्तिकाग्र पर, जब ये पहुंच जाएगा 2 कोशिकीय अवस्था वाला, उसके बाद जनन कोशिका विभाजन करके 2 कोशिका बनाती है। यानी कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं यार। देखो भाई साहब, मेरे पास एक 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण भी है और एक 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण है, ठीक है। मान लो आज से 100 साल पहले जितने भी पादप थे, जस्ट एक एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आज से 100 साल पहले जितने भी पादप थे वो सारे के सारे ये वाला परागकण निकाल रहे थे, ठीक है। कौन सा, 3 कोशिकीय अवस्था वाला निकाल रहे थे। पहले उन सभी में 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बना सब में, फिर उन्होंने ऊर्जा खर्च करी और 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बना दिया। क्यों, क्योंकि जो अंकुरित होएगा वो तो 3 कोशिकीय अवस्था वाला अंकुरित होएगा, 2 कोशिकीय वाला अवस्था अंकुरित नहीं हो रहा है, ठीक है सर। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे विकास हुआ यार, ये जो 3 कोशिकीय अवस्था वाले जो थे, इनमें से जब नहीं पहुंचे ही नहीं परागकण जो है किसके ऊपर, वर्तिकाग्र, तो ये जो एनर्जी जो खर्च करी हमने, ये तो वेस्ट चली गई।
जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ सर, एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो पादपों ने क्या किया, ये काम करते कुछ पादपों ने अपने अंदर चेंज लेकर आए। क्या कि भाई साहब हम ना 3 कोशिकी अवस्था में नहीं अभी उत्पन्न करेंगे, हम 3 कोशिकी अवस्था वाला नहीं निकालेंगे, हम 2 कोशिकी अवस्था वाला निकालेंगे। ठीक है, हम 2 कोशिकी अवस्था वाला निकालेंगे। 60% पादपों ने तय किया हम 2 कोशिकी अवस्था वाला निकालेंगे। हाँ, जब वो परागकण वहां पर पहुंच जाएगा ना वर्तिकाग्र पर, तब वो ऑटोमेटिकली उसकी जो जनन कोशिका थी तब वो क्या कर देगी, विभाजन करके 3 कोशिकाओं में बदल जाएगी। यानी पहले पहुंचो फिर 3 कोशिका अवस्था में बदलो। तो जरा सोचिए, एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी ना, ये कारण है सिंपल सा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब फाइनली मुझे बता दीजिए, परागकण जो परिपक्व परागकण होएगा वो कितनी कोशिकीय अवस्था का कहलाएगा? तो याद रखना, जो परिपक्व परागकण जो होता है, परिपक्व का मतलब जो अंकुरित होएगा, वो कितनी कोशिकीय अवस्था होगा? सर 3 कोशिकीय अवस्था का होगा। कितनी कोशिकीय अवस्था का होगा? सर 3 कोशिकीय अवस्था का जो परागकण होएगा वो परिपक्व परागकण कहलाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बनाने के लिए तुमको कितनी बार और कौन से विभाजन लगे? जरा सोचिए, ये 3 कोशिकीय अवस्था का बनाने के लिए तुमको कितने विभाजन लगे? सर एक तो लगा अर्धसूत्री, नहीं लगा? अब तक देखो जरा कौन सा विभाजन लगा? एक तो लगा अर्धसूत्री, ठीक है, जिससे क्या बन गए? लघु बीजाणु। फिर इस लघु बीजाणु से 2 कोशिकीय वाला परागकण बनाया, हाँ सर, जिसमें 2 कोशिका जब बनेगी यानी एक बार समसूत्री होएगा। फिर 2 से जब 3 बनाएंगे तो एक बार और विभाजन नहीं होएगा, एक बार और समसूत्री विभाजन नहीं होएगा, लेकिन किसमें? जनन कोशिका। तो टोटल समसूत्री कितने हो गए? 2 समसूत्री नहीं हो गए? एक तो भैया ये वाला, एक यहां से जब आप यहां 2 से 3 बनाएंगे तो एक बार और समसूत्री, लेकिन वो केवल किसमें? जनन कोशिका में, है ना? तो टोटल कितने विभाजन हो गए? सर 3 कोशिकीय अवस्था लाने के लिए एक हो गया अर्धसूत्री और 2 बार समसूत्री। क्लियर? एक कोशिका से, भाई सिंपल तरीके से, और सिंपल तरीके से समझाऊं जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, भाई साहब ये द्विगुणित कोशिका, इससे आपने 4 अगुणित कोशिका बनाई। हाँ सर, कौन सा है ये? अर्धसूत्री। ठीक है, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु है, इसमें एक समसूत्री से कितनी कोशिका बनी? सर 2 कोशिका बनी, एक छोटी एक बड़ी। मैंने कहा ठीक है। फिर जो छोटी वाली है, छोटी वाली ने एक समसूत्री किया, सिर्फ छोटी वाली, बड़ी वाली ने नहीं किया, छोटी वाली ने एक समसूत्री और किया, तो 2 छोटी बन गई हैं, खत्म। तो कितनी बार हुआ? एक बार अर्धसूत्री, एक समसूत्री और एक और समसूत्री। फाइनली आपका एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री के कारण क्या बना? एक परिपक्व परागकण बना है, जिसमें 3 कोशिकीय अवस्था है, जो परिपक्व परागकण कहलाता है। बोलिए जनाब, समझ में आ गया? क्लियर है? चलें आगे। अब कई बच्चे पूछते सर क्या परागकण नर युग्मक है क्या? पूछते हैं कई बच्चे कि सर ये जो परागकण जो है क्या ये नर युग्मक है? मैं बोलता हूं नहीं। परागकण, याद रखना, परागकण जो होता है उसे हम बोलते हैं नर युग्मकोद भिद। नर युग्मकोद भिद को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब सर युग्मकोद्भिद और युग्मक में क्या अंतर है? तो याद रखना, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट वो संरचना होती है जिनमें युग्मक होते हैं या युग्मक बनाते हैं। क्या बोला? युग्मकोद्भिद वो संरचना है जिसमें युग्मक होते हैं, यानी परागकण जो है वो युग्मक नहीं है, परागकण के अंदर क्या है? युग्मक हैं। जनाब यहां पर देखें, ये जो 2 कोशिकाएं थी ना, ये 2 जनन कोशिका आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 जनन कोशिका ही
ये जो दो जनन कोशिका हैं, यही क्या है, नर युग्मक है। अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइएगा, एक परागकण में टोटल 3 कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी? 2 तो हैं जनन कोशिका, एक है कायिक कोशिका। तो जो 2 जनन कोशिकाएं हैं, यही क्या कहला रही है, नर युग्मक। तो परागकण में 2 नर युग्मक नहीं है, है ना? तो परागकण में सर जी 2 नर युग्मक होते हैं, भूल ना जाइएगा। बोलिए, क्या ये चीज समझ में आ गए? और जिनके अंदर युग्मक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। जो युग्मक उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। तो आज के बाद याद रखना, परागकण इज नॉट युग्मक, परागकण इज नर युग्मकोद्भिद। क्यों? क्योंकि उनमें युग्मक हैं। कितने हैं? 2 युग्मक हैं। और वो 2 युग्मक कौन है? वो 2 जनन कोशिका है। वो 2 युग्मक कौन है? वो 2 जनन कोशिका है। बताइए, यहाँ परागकण में टोटल 3 कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी? 2 तो हैं जनन कोशिका, एक है कायिक कोशिका। तो जो 2 जनन कोशिकाएं हैं, यही क्या कहला रही है, नर युग्मक। तो परागकण में 2 नर युग्मक नहीं है, है ना? तो परागकण में सर जी 2 नर युग्मक होते हैं, भूल ना जाइएगा। बोलिए, क्या ये चीज समझ में आ गए? और जिनके अंदर युग्मक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। जो युग्मक उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। तो आज के बाद याद रखना, परागकण इज नॉट युग्मक, परागकण इज नर युग्मकोद्भिद। क्यों? क्योंकि उनमें युग्मक हैं। कितने हैं? 2 युग्मक हैं। और वो 2 युग्मक कौन है? वो 2 जनन कोशिका है। वो 2 युग्मक कौन है? वो 2 जनन कोशिका है। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, पक्का? आइए बेटा आगे चलते हैं। देखिए, यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बेसिक सी सिंपल सी चीजें मैंने आपको बता दी है। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं नीट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला पॉइंट, मैं तुमसे एक चीज बहुत सिंपल सी पूछता हूं। एक बहुत कठोर चीज है और एक बहुत ही लचीली चीज है या सॉफ्ट है कोई चीज, तुम किसको आसानी से तोड़ दोगे? किसका तुम आसानी से अपघटन करा दोगे? सोचो भाई, एक मेरे बाल हैं, एक मेरे दांत हैं, किसको आप नष्ट कर दोगे आसानी से? प्राकृतिक रूप से कौन आसानी से नष्ट हो जाएगा इन दोनों में से? कौन होएगा? जरा दिमाग लगाओ। दांतों में सबसे कठोरतम पदार्थ मिलता है इनेमल, बालों में नहीं है। अब सोच, कौन जल्दी खत्म हो जाएगा? बाल या त्वचा या जो भी भाग है हमारे, दांत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों पे सबसे कठोरतम पदार्थ मिलता है, कौन? इनेमल। तो जरा सोच, दिमाग लगा, तुमने अगर ये वर्ड पढ़ा है क्या? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? वो मृत भाग होते हैं जिनका अपघटन नहीं हो पाता। फॉसिल्स बोलते हैं इनको, फॉसिल सुना होगा ना, फॉसिल, जीवाश्म, जिनका अपघटन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुछ कठोर चीज होती होगी ना जो अपघटन करने से तोड़ रही होगी। भाई ये एक कठोर पदार्थ है और मान लो ये एक दिख रहा है, ये एक पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये कठोर पदार्थ है और ये कठोर पदार्थ नहीं है। तुम इसको आसानी से तोड़ सकते हो? हाँ सर, ये आसानी से टूट सकता है। ये आसानी से नहीं टूट रहा क्योंकि ये बहुत कठोर है। हाँ सर, तो बस इतनी सी बात हमने बोली है। जो कठोर होएगा वो आसानी से टूट नहीं पाएगा, नष्ट नहीं हो पाएगा, तो वो लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। और जो लंबे समय तक बना रहेगा उसको हमने बोल दिया जीवाश्म, मृत भाग है जो लंबे समय तक अपघटन नहीं हो रहा, यूं का यूं पड़ा हुआ है ना। अब तुमसे कोई पूछे सूक्ष्म जीवाश्म का मतलब क्या होएगा? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। माइक्रोफॉसिल का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। अब जरा सोच, एक ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जो जिनका अपघटन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई कठोर आवरण होएगा। तो अब आप मुझे बताएं
किसके सूक्ष्म जीवाश्म तुम्हें मिलेंगे एक पादप में? एक पादपों की अगर मैं बात करूं तो पादप में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या आता है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन किस पे मिल रहा है? परागकण पर मिल रहा है। और परागकण अगर मैं जमीन में डाल दूं तो परागकण का अपघटन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि परागकण में क्या मिल रहा है? स्पोरोपोलेनिन, जो कहीं ना कहीं उच्च तापमान, अग्नि, इन सब का, एंजाइमों का, अम्लों का उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो जरा सोचिए, परागकण जो है वो अपघटन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा? नहीं, वो बना रहेगा। हाँ, परागकण के अंदर जो कोशिकाएं वो तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परागकण के ऊपर जो बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन है वो तो बना रहेगा ना। सोचो, ये परागकण है, दिख रहा है तुमको? ये परागकण है ना। इस परागकण में अगर अंदर की देखो, कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएंगी लंबे समय के बाद, लेकिन ये बाह्य चोल तो बना रहेगा ना। और बाह्य चोल अगर बना रहेगा तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई एक परागकण का जीवाश्म मिला। इस तरीके से अंदर कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परागकण का जीवाश्म मिलेगा जो पूर्ण रूप से खंडित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? यस सर। तो याद रखना, परागकण के क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। किसके? परागकण के जीवाश्म। सूक्ष्म जीवाश्म किसके होते हैं? परागकण के जीवाश्म। अब ना प्रश्न बहुत सीधा सीधा नीट में पूछा जाता है, परागकण के जीवाश्म या सूक्ष्म जीवाश्म जो होते हैं ये किसके कारण रहते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए? सर जी, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, परागकण के सूक्ष्म जीवाश्म किसकी वजह से बन पाते हैं? तो आंसर सीधा सीधा टिक लगाना है। क्या? स्पोरोपोलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन। क्या सर? स्पोरोपोलेनिन जो था वो जिम्मेदार था किस चीज के लिए? परागकणों के सूक्ष्म जीवाश्म बनाने के लिए। बोल जनाब, इतनी सी बात समझ में आई? सिंपल सी प्यारी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, चले दूसरा। तुमसे कोई पूछे क्या कि परागकणों का अध्ययन होता है? हाँ, अलग अलग कुल में, जैसे आपने नाम सुना होगा मालवेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, है ना, पेप्लियोनेसी, अलग अलग कुल होते हैं किसके? पादपों के। तो अलग अलग कुल में अलग अलग पादप रखे जाते हैं। जैसे लेग्यूम पादप लेग्यूमिनेसी में, आलू जैसे कंद वाले पादप किसमें? सोलेनेसी में, है ना। तो हर एक कुल में जो पादप हैं उनके परागकणों का अलग अलग क्या होता है? संरचना होती है। परागकणों का अलग अलग आकार होता है। तो हम परागकणों का अध्ययन नहीं करेंगे? यस सर। तो परागकण का जब हम अध्ययन करते हैं तो परागकणों का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखना, पैलिनोलॉजी। किसका अध्ययन बेटा? परागकणों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। दोस्त बताओ, क्या ये सिंपल सी दो बातें समझ में आ गई? दो ही बिंदु बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं मैंने आपको। चलें आगे। आगे तीसरा बिंदु, शायद ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तीसरा बिंदु, सबसे बड़ा परागकण, सबसे छोटा परागकण और सबसे लंबा परागकण, क्या ये मैंने आपको बता दिए? हाँ सर। सबसे लंबा परागकण और सबसे बड़ा परागकण, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। सबसे बड़ा परागकण किसका था? याद करो, मिराबिलिस। मिराबिलिस का याद रखना, पादप है मिराबिलिस। ठीक है। सबसे छोटा परागकण, हाँ भाई, कौन बताएगा हमको? सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस का। बताया था नहीं बताया था? बोलो, किसका बताया था? मायोसोटिस। ठीक है। और सबसे लंबा परागकण किसका बताया था? जोस्टेरा। बोलिए, क्या ये मैंने आपको बता दिया है? हाँ सर, ये बता दिया। कोई तकलीफ यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलें आगे। कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास, समझ में आ गया। चलें, आइए छठा बिंदु।
अभी खत्म नहीं हुए, इंपॉर्टेंट बिंदु है ये सारे के सारे। सूक्ष्म जीवाश्म किसको बोला जाता है? परागकण के जीवाश्म को। बनाने के लिए उत्तरदायी कौन था? स्पोरोपोलेनिन। क्यों? सबसे कठोर पदार्थ था। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि अलग अलग कुल जो है उनका अध्ययन कर सके। मान लो तुम्हें परागकण मिल गया जिसमें स्पोरोपोलेनिन पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब नोकीले हैं, ये देखो ऐसा परागकण मिल गया जिसमें नोकीले थे। क्या आपका परागकण जो था उसमें स्पोरोपोलेनिन नोकीले थे। कोई परागकण ऐसा मिल गया जिसमें स्पोरोपोलेनिन नोकीला नहीं है, इस तरीके से गोलाकार आकृति में मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग आकृतियां होती है किसकी? परागकण की। तो इनका अध्ययन करना पड़ता है। उस अध्ययन को हमने क्या बोला? पैलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी नहीं, पैलिनोलॉजी। याद रखना, भूलना जाइएगा। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। डन। चले फिर तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु। ये मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक बता दिए हैं मैंने ये सारे बिंदु, है ना। चलिए अब छठा बिंदु जो है वो आगे बढ़ते हैं, और छठा बिंदु जो है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको जनन छिद्र याद है? जनन छिद्र, जनन छिद्र जरा देख, ये जनन छिद्र था या नहीं था? ये यस, क्या था ये? जनन छिद्र था। हाँ, जनन छिद्र क्या था? वो जगह जहां पर बाह्य चोल नहीं है, जहां पर बाह्य चोल नहीं है, जहां पर युबिश जो बाह्य चोल बनाता है वो नहीं, उसको हमने जनन छिद्र बोला था। हाँ सर। और इसी जनन छिद्र से बेटा जी याद रखना पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका आती है। ये जनन छिद्र तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। कितना दिखाई दे रहा है? एक। अब मुझे देखकर बताना, जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, ये तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? एक। अब देखना जरा, एक सेकेंड। अब देखना जरा, 1070। अब देखो कितने दिखाई दे रहे हैं? बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं सर? अब की बार सर हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं जरा सोचिए सर। अब की बार हमें ये जनन छिद्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। 3 जनन छिद्र दिख रहे हैं, है ना। या तो एक दिखाया सर आपने, या 3 दिखाए हैं, है ना। यानी कुल मिलाकर बात जो आ रही है, याद रखना, भूल मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर किसी परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं, क्या पराग कण में 3 जनन छिद्र होते हैं, तो 3 जनन छिद्र वाले परागकण को बोला जाता है ट्राई कोलपेट। क्या बोला जाता है? ट्राइकोलपेट। 7वां बिंदु, अगर परागकण में एक जनन छिद्र होता है, एक जनन छिद्र होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनो कॉलपेट। ठीक है, तो मोनोकॉलपेट का मतलब एक जनन छिद्र, ट्राइकॉलपेट का मतलब 3 जनन छिद्र। सर ये मिलते किस में है? ये मिलते किस में है? तो याद रखना बेटा, जो आवृत बीजी होते हैं ना, आवृत बीजी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी पुष्पीय पादप जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्विबीजपत्री, जिनको हम डाइकॉट बोलते हैं, डाइकॉट, और एक होते हैं एक बीजपत्री। अब आपका, मुझे पता है आपका सवाल होएगा, बिल्कुल होएगा कि सर ये
क्या होता है द्विबीजपत्री, क्या होता है एक बीजपत्री। द्वि का मतलब तो समझ में आता है दो, एक का मतलब समझ में आता है एक। सर ये बीजपत्री क्या होता है? डाइकॉट है ये, डाइकॉट है ना। सर ये मोनोकॉट क्या होता है? बीजपत्र क्या होता है? मैंने कहा सबर रखना, इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा जब हम बीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीज की। वहां पर आएंगे क्या कि आपके एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइकॉट्स और एक होते हैं मोनोकॉट्स। जैसे संतरा, आम, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी? ये द्विबीजपत्री हैं। वहीं अगर मैं गेहूं की बात करूं, गन्ने की बात करूं, तो ये क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री कहलाते हैं। अभी सिर्फ इतना सा, दो प्रकार हैं किसके? एंजियोस्पर्म के। अभी सिर्फ इतना सा याद रख सकता है कि पुष्पीय पादप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पादपों में जो परागकण होता है, उस परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं जिनको हम ट्राइकॉलपेट बोलते हैं। जबकि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें परागकण में एक जनन छिद्र होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉलपेट बोलते हैं। बताइए यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या ये सिंपल से बिंदु क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलें आगे। चले, अब दो टॉपिक बहुत छोटे से रह गए हैं नर जनन अंग को लेकर। वो है क्या परागकण के कोई नुकसान है, दूसरा क्या परागकण के फायदे हैं, है ना। क्या परागकण हमारे लिए नुकसानदेही है? यस, बहुत सिंपल सा बिंदु, परागकण हमारे लिए नुकसानदेही है। हाँ। क्या परागकण हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ। यानी परागकण के नुकसान भी और फायदे भी हैं। अब जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, जीवाणुओं से तुम्हें रोग होता है? हाँ। जीवाणुओं से तुम्हें दही भी मिलती है, यानी सूक्ष्म जीवों का फायदा भी है, सूक्ष्म जीवों का नुकसान भी है। ऐसे परागकण का फायदा भी है, परागकण का नुकसान भी है। पहले हम बात कर रहे हैं नुकसान की। बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ, तुम में से कितने बच्चों के पेरेंट्स में पिताजी जो हैं वो फार्मर हैं, किसान हैं? अगर हैं तो धन्य है प्रभु, आप, आपके पेरेंट्स, है ना। क्योंकि एक ऐसा पेशा जिससे लोग आजकल दूर भागते हैं, किसानी से। तो टॉपिक से हटते नहीं है, सीधा टॉपिक पर ही फोकस करते हैं। जो लोग किसान हैं, जो फसल काटते हैं, उनसे एक बार पूछिएगा, जब फसल कटती है तो उस टाइम पर वो मुंह पर कुछ मफलर या कुछ रखते हैं? या जब भी खेत में जाते हैं, जब फसल कटती है तो मुंह पर कुछ रखते हैं, क्यों? मुंह कवर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब फसल काटी जाती है, जैसे सरसों की फसल जब हम काटते हैं तो सरसों के परागकण बहुत छोटे होते हैं, और ये परागकण अगर हमारे नाक से या हमारे मुख से अंदर चले जाते हैं तो आपने देखा होगा जब फसल कटती है और किसी ने कवर नहीं कर रखा कपड़े से तो वो छींकता है, छींक आती है। यानी परागकण एज ए धूल के कण कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। धूल समझिए, डस्ट समझिए उसको, डस्ट समझिए कि परागकण कहां जा रहे हैं? अंदर। और अगर वो अंदर चले गए तो दोस्त वो परागकण से एलर्जी क्या हो सकती है? एलर्जी हो सकती है। वो परागकण से अस्थमा, जिसको हम दमा भी बोलते हैं, दमा भी हो सकता है। वो परागकण से श्वसनी, शोथ हो सकता है, श्वसनी शोथ, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो एलर्जी हो सकती है, छींके लगातार आएंगी, सांस घुटने लग जाएगा, सांस नहीं आएगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये परागकण से हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा था। सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के रेस्पेक्ट में क्या प्रश्न आ सकता है? तो नीट के रेस्पेक्ट में एक सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि कौन से वो पादप हैं जिनके परागकण बहुत ज्यादा नुकसानदेही होते हैं? तो याद रखना, एक खरपतवार है जिसका नाम है गाजर घास। गाजर घास, जिसको हम ना याद रहे तो मेरा नाम पता है आपको? मेरा नाम, ये मेरा नाम, और इसके आगे ईनियम और लगा देना, पार्थीनियम। पार्थीनियम जिसको हम क्या बोलते हैं? गाजर घास बोलते हैं। ये एक प्रकार की खरपतवार होती है। खरपतवार मतलब वीड्स होते हैं, वीड्स, खरपत, ठीक है, वीड्स। यानी ये
ऐसे अनैच्छिक पादप होते हैं, अनैच्छिक का मतलब जो हमें नहीं चाहिए फिर भी मुख्य पादप के साथ उग जाते हैं। छोटे छोटे देखे होंगे, एक पेड़ खड़ा है उसके साइड में छोटे छोटे पादप हो जाते हैं, खरपतवार इनको बोलते हैं ना, वीड्स बोलते हैं। तो ऐसे खरपतवार जैसे गाजर घास, पार्थेनियम, ये हमारे देश में आती है जब हम गेहूं को निर्यात करते हैं। गेहूं को जब हम निर्यात करते हैं, निर्यात मतलब गेहूं को जब हम अपने देश में लाते हैं दूसरे देशों से, जी हाँ, हम गेहूं को दूसरे देशों से निर्यात जब करते हैं ना, तो उसके साथ में कौन आ जाती है? गाजर घास आ जाती है। कौन आ जाती है? गाजर घास आ जाती है। और गेहूं को जब निर्यात किया जाता है, जब उसके साथ में गाजर घास आ जाती है, और ये गाजर घास बहुत ही ज्यादा नुकसानदेही होती है। इससे अस्थमा हो सकता है, इससे एलर्जी हो सकती है, इससे श्वसनी शोथ हो जाती है। तो ये थी सिंपल सी बात जो आपको समझानी थी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? गाजर घास से प्रश्न आता है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। किससे? गाजर घास जो है इससे प्रश्न आता है कि गाजर घास से क्या होता है? एलर्जी हो जाती है। गाजर घास से क्या हो जाता है? अस्थमा, श्वसनी शोथ, ये रोग हो सकते हैं। तो याद रखना कौन? गाजर घास। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा था। बाकी तो सरसों जो होती है, गुड़ल जो होते हैं, इनके परागकण भी हमारे लिए नुकसानदेही होते हैं। कब? जब ये हमारे अंदर चले जाते हैं। सिंपल से दो बिंदु थे, कोई कंफ्यूजन नहीं, खत्म। आइए दूसरा प्रश्न बेटा, सिर्फ यहां से बनने की संभावना होती है। नाम याद रखना, पार्थेनियम, गाजर घास। दूसरा, अब बात करते हैं परागकण के फायदे की। क्या परागकण के फायदे हैं? आपने शहद नाम सुना? शहद, हाँ सर, हनी खाया भी होगा। मधुमक्खियां शहद बनाती, हाँ। वो मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है, हालांकि ये बाद में पढ़ेंगे शहद बनता कैसे। अभी सिर्फ इतना सा, ये परागकण जो होता है ना, परागकण, इस परागकण में पोषणीय पदार्थ होते हैं। परागकण जो होता है इसमें पोषण भरा पड़ा है। परागकण में पोषणीय पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, सब कुछ है। किसमें? परागकण में। तो ये एक पोषणीय पदार्थ है, बिल्कुल है। और इसी पोषणीय पदार्थ को यूज में लेकर कहीं ना कहीं मधुमक्खियां जो है शहद का निर्माण करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये परागकण हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, तो बेटा इन परागकणों से पोषणीय पदार्थ को निकाल कर, पोषणीय पदार्थ को प्राप्त करके हम उसको, उन पोषणीय पदार्थों से क्या बनाते हैं? टैबलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैबलेट बनाते हैं। क्या बनाई है? टैबलेट बनाई है। देखिए ये टैबलेट दिख रही है, ये देखो ये टैबलेट। ये जो टैबलेट जो है इनके अंदर क्या है? पोषणीय पदार्थ है। ये देखो क्रीम दिख रही है, हाँ सर, क्रीम भी बनाते हैं, है ना। शेक दिख रहा है, शेक, बनाना शेक, और ये शेक जो होते हैं उनमें हम पाउडर डालते हैं। ये क्या है? ये परागकण से बनाए हुए पदार्थ हैं, और इनके अंदर क्या है? पोषणीय पदार्थ है। इनका इस्तेमाल कौन करते हैं? सर ये जो टैबलेट हो गई, ये जो क्रीम हो गई है ना, ये जितने भी पदार्थ जो होते हैं इनका इस्तेमाल, गोलियां जो होंगी, क्या है? पोषणीय पदार्थ है। ये देखो क्रीम दिख रही है, हाँ सर, क्रीम भी बनाते हैं, है ना। शेक दिख रहा है, शेक, बनाना शेक, और ये शेक जो होते हैं उनमें हम पाउडर डालते हैं। ये क्या है? ये परागकण से बनाए हुए पदार्थ हैं, और इनके अंदर क्या है? पोषणीय पदार्थ है। इनका इस्तेमाल कौन करते हैं? सर ये जो टैबलेट हो गई, ये जो क्रीम हो गई है ना, ये जितने भी पदार्थ जो होते हैं इनका इस्तेमाल, गोलियां जो होंगी जिनमें पोषणीय पदार्थ भरा पड़ा जो हमने परागकण से प्राप्त किए हैं, इनका इस्तेमाल कौन करते? धावक करते हैं, एथलीट्स, है ना भाई। एक एथलीट है, एक धावक है जो भागता है, जिस भाग मिल्खा भाग वाला है। भागने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए पोषणीय पदार्थ नहीं चाहिए, तो वो पोषणीय पदार्थ ले रहे हैं। भाई एक तुम आलसी हो, और एक भाग मिल्खा भाग वाला मिल्खा सिंह जैसा व्यक्ति है जो धावक है, एथलीट है। मान लो तुम एक धोनी से कंपेयर कर लो, ये विराट कोहली से कंपेयर कर लो। भाई तुम भागो और धोनी भागे। मैंने पता नहीं कल एक वीडियो देखी थी, आपने नाम सुना है? उसेन बोल्ट,
उसेन बोल्ट। हालांकि यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं धोनी फैन हूँ। आप में से पता नहीं कौन है कि नहीं है, लेकिन मैं बहुत तगड़ा धोनी फैन हूँ। सो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा था उसेन बोल्ट जो पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज क्या है, रनर है, सबसे तेज रनिंग करी थी उसने। उसने 100 मीटर 9.89 शायद सेकंड में पूरा किया था, है ना। उसने स्टार्टिंग 20 मीटर जो था वो 2 पॉइंट समथिंग 8 सेकंड में कंप्लीट किया था, 2.89 सेकंड में कंप्लीट किया था 20 मीटर की दौड़। पता है धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हालांकि कोई जानता नहीं है, मैंने एक वीडियो में देखा। तो धोनी ने 20 मीटर की दूरी जो थी, 20 मीटर यानी पिच जो थी ना, पिच एक जगह से इधर फिर इधर भागना, यहां से यहां भागना फिर यहां भागना, 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, उसने उसेन बोल्ट से कम समय में 2.8 2.82 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। और वो भी पैड लगाकर, वो भी एक तरफ भागकर फिर दूसरी तरफ भागकर, समझ रहे हैं। तो भाई साहब उसेन बोल्ट तो कुछ नहीं, अपने धोनी साहब उनसे भी तगड़े हैं। सो कहने वाली बात जो थी, अगर तुम अपने आप को धोनी से कंपेयर करो बेटा, तो तुम तेज भागोगे, धोनी धोनी। अब धोनी अगर तेज भागेगा तो उसकी प्रैक्टिस भी है, उसका अच्छा पोषण भी है। अब पोषण में वो कुछ ना कुछ खाया होगा ना, ऐसी चीजें खानी पड़ती होंगी, नहीं खानी पड़ती होंगी, बिल्कुल खानी पड़ती। तो ऐसे पोषणीय पदार्थ कौन खाएगा? ऑब्वियस ही बात है, एक धावक खाएगा, एक एथलीट खाएगा। घोड़े, अश्व, घोड़ों की रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, यस सर, घोड़ों की रेस होती है। एक नॉर्मल घोड़ा जिसके ऊपर शादी में, जैसे मेरी शादी हुई थी, मैं नॉर्मल घोड़े पर बैठ के गया, एक वो घोड़ा, और एक वो घोड़ा जो रेस लगा रहा है। रेस लगती है, लोग पैसा लगाते हैं घोड़ों की रेस में, है ना, है ना। तो एक ऐसे घोड़े जो एथलीट है, घोड़े भी धावक हैं, है ना, उनको खिलाया जाएगा, नहीं खिलाया जाएगा? यस सर, इन घोड़ों को खिलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर परागकण के फायदे हैं, बिल्कुल हैं। ये जो परागकण जो होता है, इस पोषणीय पदार्थ होता है, पोषणीय पदार्थ को हम टैबलेट, क्रीम्स, इन तरीके से यूज में लेकर धावकों को, अश्वों को खिलाते हैं, ताकि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा बने। डन। ये था परागकण के फायदे। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई नुकसान कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद स्त्री केसर आ रहा है, लेकिन उस स्त्री केसर के आने से पहले कुछ बिंदु और मुझे यहां पर आपको बताने हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है परागकण, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब एक दो तीन बिंदु है जो मुझे सिंपल से आपको समझाना है। सबसे पहला बिंदु, परागकण जो होते हैं वो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? परागकण कितने समय तक जिंदा रहते हैं? परागकण जो है वो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? तो बेटा याद रखना, अलग अलग पादपों के परागकण की जीवन काल जो होता है वो अलग अलग समय का होता है। जैसे मैं धान और गेहूं की अगर मैं बात करूं, सीधा जहां से प्रश्न बनते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टार बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। धान यानी चावल, और गेहूं सिंपल व्हीट, गेहूं। इनमें जो परागकण की जीवन क्षमता जो होती है, परागकण की जीवन क्षमता जो है कि कब तक वो जिंदा रहता है, वो लगभग 30 मिनट होती है। याद रखना, ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, और जहां एक्स्ट्रा लगेगा वहां पर बता रहा हूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर जी आप एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे को सिंपल सी बात बताओ। मैंने उस दिन भी तुमको बताया था कि आखिर कोटा को हम शिक्षा की नगरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्यों कोटा में ज्यादा सिलेक्शन होते हैं? क्यों वहां पर बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेकर आ जाते हैं नीट में? आखिर ऐसा क्या है वहां पर? तो बात सीधी सी बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये जो है ना, ये इसका विकास कराया जाता है। भाई तुमने सिलेक्टेड चीजें पढ़ ली और तुमने सोचा बस इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर तुमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी हैं तो तुम्हारी ब्रेन भी तो डेवलप होएगा, और ब्रेन अगर डेवलप होएगा तो वो जो बहुत सिलेक्टेड चीजें वो तो आराम से याद रह जाएंगी। तो जिनको देखो एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है वो मत बनाना, अपने नोट्स में मत लिखना। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं मत लिखना। बाकी जो सिलेक्टेड चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अप टू यू।
मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जोरदार कंपटीशन हो आपका उन बच्चों के साथ जो कोटा में भी पढ़ते हैं, जो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तभी बहुत सारे अच्छे रैंक लेकर आते हैं। तो आप भी ऐसे हो, ठीक है। तो धान गेहूं, इनमें 30 मिनट की जीवन क्षमता। अब बता मुझे, क्या ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है? ये 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 नहीं लिखा हुआ, ये सारे बिंदु नहीं लिखे हुए हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है। तो ये बतानी जरूरी है। जब तक तुम याद नहीं करोगे, अब जरा सोच, अगर तू ये याद नहीं करेगा तो तेरी प्रैक्टिस कहां से होगी? अब धोनी अगर खेलना छोड़ दे, प्रैक्टिस ना करे, तो खेल पाएगा क्या? फॉर्म बिगड़ जाएगी ना। बस वही है, अगर तुम इन चीजों को याद नहीं करोगे तो ब्रेन कैसे शार्प होएगा, कैसे आपका दिमाग शार्प होएगा, काम करेगा? तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इन चीजों को पढ़ो, याद करने की कोशिश करो। ज्यादा याद करोगे तो जो छोटी छोटी चीजें आराम से याद हो जाएगी भाई। हमेशा बोला गया था मेरे को, मैंने देखा था कि एक बच्चा था, वो कह रहा था सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। मैंने, बहुत बढ़िया। और एक बच्चा जो किसकी, बैंक की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सुनना मेरी बात को, एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक बच्चा बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी होती है। जो बैंक की तैयारी कर रहा था ना, वो क्लर्क बना, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो ऑफिसर बना था। एसएससी क्लियर कर ली थी उसने। वो कलेक्टर नहीं बन पाया, यूपीएससी का एग्जाम उससे क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन यूपीएससी से भी एक छोटा एग्जाम होता है एसएससी, उसने वो क्लियर कर लिया। तो जब तुम ज्यादा मात्रा में चीजें पढ़ते हो तो ब्रेन डेवलप होता है। जब ब्रेन डेवलप होता है तो जब जो चीज आपने एम कर रखी है, अगर वो नहीं भी मिलती तो उसका छोटा पायदान तो मिल जाता है। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम सिर्फ सोचो कि चलो ठीक है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, और तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुमने कहा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। तो जब तुम बहुत कुछ पढ़ रहे हो तो नीट का जो एग्जाम है वो आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। ये है बात, कंसेप्ट। तो पता नहीं आप में से कितने बच्चों के दिमाग में बैठेगी, अगर बैठ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बैठती तो भैया एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। यस भाई, एनसीईआरटी तो कुल मिला के जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। चलिए, धान गेहूं समझ में आ गया, ठीक है। अब रोज, गुलाब सुना है आपने? रोज एक कुल में आता है जिसका नाम है रोजेसी। लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप जिसमें दालें आती है उसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, और आलू जिस कुल में आता है उसका नाम होता है सोलेनेसी। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल बताया। इन कुल के जो परागकण होती है उनकी जीवन क्षमता कुछ महीनों की होती है। महीनों की जीवन क्षमता होती है। महीनों की जीवन क्षमता यानी परागकण जब पराग कोश के फटने के बाद बाहर निकलेगा तो लगभग कुछ महीनों तक वो जिंदा रहेगा। वहीं धान और गेहूं में जब निकलता है तो लगभग 30 मिनट तक वो जिंदा रहता है। अगर 30 मिनट में वो पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, अंकुरित हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसका क्या रह जाएगा? जीवाश्म बना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन तो होगा नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। बताइए जनाब, यहां तक ही हमने पूरा नर जनन अंग पूरा पढ़ लिया। यहां तक कोई तकलीफ मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद बात बात आ रही है किसकी? स्त्री केसर की। अब स्त्री केसर पढ़ते हैं, ये हमारा स्त्री केसर है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, स्त्री केसर बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है। स्त्री केसर की बात करते हैं तो स्त्री केसर जो होता है वो बना होता है किससे? वर्तिकाग्र से, वर्तिका से और अंडाशय से। 3 भाग होते हैं, मिलकर क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम अंडप भी बोलते हैं। सर अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूं, स्त्री केसर को अंग्रेजी में बोला जाता है पिस्टिल, पिस्टिल। और अंडप को इंग्लिश में बोला जाता है कार्पल। भाई मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। तुमने बोला इंग्लिश में, इंग्लिश भी लिख रहा हूं। तुमने बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी दे रहा हूं। तुमने बोला सर हैंड रिटन नोट्स में, वो भी दे रहा हूं। ये सब कुछ देने के बावजूद भी अगर तुम नहीं पढ़े तो फिर तुम्हारी गलती है, फिर मेरी नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय
ओवरी। डन, क्लियर है? तो इंग्लिश में भी लिख दिया, सिंपल सी बात बता दी, चाहे स्त्री केसर बोल दो चाहे अंडप बोल दो, 3 भागों से बना होता है, ठीक है। अब इस अंडाशय के अंदर मिलती है एक संरचना जिसका नाम है क्या? बीजांड। बीजांड अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल। डन, इतनी सी बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं थी, सिंपल सा था। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारी बुक में जो स्त्री केसर जो है, जो जायांग बनाते हैं, है ना। अब ये स्त्री केसर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे एक सिंपल सी बात पूछी, देखना ये डायग्राम देखना, दिख रहा है? हाँ सब दिख रहा है। मैंने तुमसे पूछा, मुझे एक बात बताओ, एक पुष्प में अगर एक स्त्री केसर या एक अंडप होएगा, ये एक पुष्प है, जरा देख, ये एक पुष्प है, ठीक है। ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, नॉर्मल। इस पुष्प में तुमको कितने स्त्री केसर दिख रहे हैं? सर एक स्त्री केसर। ये अंडप कितने दिख रहे हैं? एक। तो इस परिस्थिति को मैं क्या बोलूंगा? एकांडपी। क्या बोलूंगा? एकांडपी। जरा देख, एक पुष्प में कितने अंडप दिख रहे हैं? ये नीचे पुष्पासन है, ये पुष्प प्रंत है, बाकी पुंकेसर, बाह्य दल और दल हमने नहीं दिखाए, केवल हम स्त्री केसर की बात कर रहे हैं, ये अंडप की बात कर रहे हैं। स्त्री केसर को हम अंडप भी बोलते हैं, बता दिया मैंने। कितने अंडप दिख रहे हैं? सर एक। यानी इस पुष्प में कितने अंडप है? एक। वही मैंने तुमसे कहा, यहां पर देख, बता यहां पर कितने अंडप दिख रहे हैं एक ही पुष्प में? ये ले पुंकेसर, कितने दिख रहे हैं? सर 3 अंडप दिख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में कौन सा एकांडपी और कौन सा बहुअंडपी है? सर ये एकांडपी है और ये बहुअंडपी है, नहीं है ना? ठीक है सर। अब इधर देखना, इधर देखना, इस कंडीशन को देख लिया, ये क्या कहला रही है? सर एकांडपी। पहले मैं बना देता हूं, फिर उसमें उस डायग्राम में देखना, एकांडपी। और ये बहु अंडपी, ठीक है। अब ये बहुअंडपी परिस्थिति जो है, ये 2 प्रकार की है। कैसे कैसे सर? देखना जरा। इस परिस्थिति को जरा आराम से देखना और सोचना, खुद अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके। तुमको ये वाली कंडीशन फर्स्ट और ये वाली सेकंड, ये दोनों बहुअंडपी है। जरा देखना, यहां पर ये वर्तिकाग्र 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 वर्तिका वर्तिका वर्तिका, अंडाशय अंडाशय अंडाशय, फ्यूज हो गए हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर, वर्तिकाग्र तो नहीं हुआ, अलग अलग है, वर्तिका भी नहीं हुई, अलग अलग है। अंडाशय तुमको फ्यूज दिख रहे हैं? तुमको फ्यूज दिख रहे हैं अंडाशय? मतलब एक दूसरे से संलयन कर लिए हैं क्या? जुड़ गए हैं क्या? मतलब एक दूसरे से बिल्कुल। ये होता फ्यूजन, अगर ऐसे होते तो ये होता फ्यूजन। कैसा दिखाया मैंने? नहीं, दोनों की बस दीवारें एक दूसरे के पास पास आई हैं, जुड़ तो नहीं गई है ना। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, एक अंडप दूसरे अंडप तीसरे अंडप की अंडाशय जुड़ गया, वर्तिकाग्र भी जुड़ गया, वर्तिका भी जुड़ गया है। तो जरा सोचिए, ये भी बहुअंडप है, ये भी बहुअंडप है, लेकिन एक बहुअंडप में भाग अलग अलग है और एक बहुअंडप में भाग जुड़ गए हैं। तो अगर जुड़ जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। दिख रहा है? युक्तांडपी। और अगर अलग अलग होते तो उसको हम बोलते हैं व्युक्तांडपी। सर अंग्रेजी में युक्तांडपी को बोलते हैं सिनकार्पस, और इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। ये है सिनकार्पस, ये है एपोकार्पस। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न पता है क्या पूछा जाएगा? सर युक्तांडपी में तो वर्तिकाग्र अलग अलग हैं, वर्तिका अलग अलग है। भाई साहब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? किसका जुड़ना और किसका अलग रहना। वर्तिकाग्र वर्तिका से कोई लेना देना नहीं है।
वर्तिका वर्तिकाग्र से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। ये देख, किसका जुड़ना इंपॉर्टेंट है। अंडाशय अगर जुड़ गया, चाहे वर्तिकाग्र जुड़े ना जुड़े भाड़ में जाए, चाहे वर्तिकाग्र जुड़े ना जुड़े भाड़ में जाए, जुड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना जुड़े तो भी। अगर अंडाशय जुड़ गए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे युक्तांडपी। और अगर अंडाशय अलग अलग हैं, अलग अलग, एक इधर है एक इधर है कि पीछे की तरफ है ना, अंडाशय अगर अलग अलग हैं, पास पास आ गए हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं घुस गए हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। तो इंपॉर्टेंट क्या था, अंडाशय। आधार क्या है यहाँ पर बहुअंडपी का, ये बहुअंडपी दो प्रकार के, किस आधार पर, अंडाशय का फ्यूज होना या अंडाशय का अलग होना है। रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर है। अब प्रश्न यहां से नहीं बनेगा, प्रश्न कहां से बनेगा सर जी, प्रश्न बनेगा दोस्त उदाहरण से। प्रश्न कहां से बनेगा, उदाहरण से बनेगा। अब क्या, कौन से उदाहरण से बनेगा, याद रखना है आपको, युक्तांडपी का उदाहरण आपने याद रखने हैं, युक्तांडपी के उदाहरण आपने याद रखने हैं। हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस गुड़हल याद रखना बेटा जी, भूलना नहीं है आपने। पेपावर, जिसको हम पॉपी भी बोल देते हैं, पॉपी। अफीम, नाम सुना है अफीम, अफीम का पेड़, ठीक है, या तो पेपावर बोल दो या पॉपी बोल दो, अफीम बोला जाता है। याद रखना ये दो उदाहरण, मात्र दो उदाहरण, अगर तुम आज की आज में याद रख लोगे तो भला होगा, नहीं याद रखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान। बोलिए, चलें, चलो सर, वियुक्तांडपी के उदाहरण 3 याद रखने हैं, 3, गुलाब, कमल और माइचेलिया। अब माइचेलिया कौन होता है, कई बच्चे पूछेंगे। तो तुमने चंपा नाम सुना है, चंपा का तेल, चंपा सुना है, चंपा सुना है ना। तो चंपा का जो पुष्प जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइचेलिया। उसका पुष्प बड़ा अच्छा होता है दिखने में, ठीक है। तो ये उदाहरण है किसके सर, ये उदाहरण है हमारे वियुक्तांडपी के। 3 उदाहरण है किसके, वियुक्तांडपी के। 2 उदाहरण है सर हमारे किसके, युक्तांडपी के। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। 3 उदाहरण याद रखने किसके, वियुक्तांडपी के, यानी एपोकार्पस के। और 2 उदाहरण याद रखने आपको किसके बेटा जी, हमारे युक्तांडपी के, हिबिस्कस और अफीम और गुलाब, कमल, चंपा, माइचेलिया, ये किसके उदाहरण याद रखने आपने, वियुक्तांडपी के। बताओ जनाब, चले, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिंदास चलें। चल अब आगे चलते हैं। अब बात आ रही है सर, इस स्त्री के सर में या इस अंडप में मेन चीज क्या है भाई। वर्तिकाग्र की अगर मैं बात करूं, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र वो क्षेत्र है जो ग्रहण करेगी किसको, परागकण को। तो परागकण अगर अंकुरित होता है तो किस पे होता है, वर्तिकाग्र। इससे कोई प्रश्न थोड़ा ना बनेगा भाई, प्रश्न यही बन सकता है कि स्त्री केसर का वो भाग जिस पर परागकण अंकुरित होता है वो कौन सा होता है। अरे यार, बच्चों वाली चीज है यार, बताने की जरूरत है क्या, बोलो, बताने की जरूरत है भाई। परागकण आएगा तो यहाँ थोड़ा ना अंकुरित होएगा, यहाँ अंकुरित होएगा इस जगह पर। तो वर्तिकाग्र वो क्षेत्र है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन आ रही है, कौन, परागकण, ठीक है। वर्तिका एक नलिका है और इस नलिका से क्या होएगा, ये जब परागकण अंकुरित होता है तो परागकण से क्या निकलती है, एक नलिका निकलती है। ये नलिका परागकण की नलिका, जिसे हम पराग नलिका बोलते हैं, इस वर्तिका से होती है किसमें जा रही है, अंडाशय में। अब मेन चीज कौन है, ये अंडाशय ही तो है। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं दोस्त, हम पढ़ने वाले हैं क्या, अंडाशय। किसकी बात करने वाले हैं,
अंडाशय की। कहां गया? अंडाशय की। लेकिन यहां पर हेडिंग तो बीजांड लिख दिया। मैंने कहा रुको, बता रहे हैं आपको एक और चीज। ये कौन? वर्तिकाग्र। ये कौन? वर्तिका। और ये कौन? अंडाशय। अंडाशय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, अंडाशय का दूसरा नाम गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण। अब देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली लेक्चर को सुनते हैं। प्रश्न तुमसे पूछे, चलो मेरे को बताओ, लघु बीजाणु पर्ण कौन था? है ना, बहुत सीरियस होना पढ़ाई के लिए। देखते हैं कितने बच्चों की कंसंट्रेशन। बताओ यहां पर गुरु बीजाणु पर्ण जो है वो कौन है? अंडाशय है। तुम मुझे बताओ लघु बीजाणु पर्ण मैंने किसको बोला था? आज भी बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया। दिलाऊं हिंट? याद दिलाऊं? देख, कहां गया? ये देख क्या लिखा हुआ है, पुंकेसर। क्या है? लघु बीजाणु पर्ण है। और यहां पर गुरु बीजाणु पर्ण कौन है बेटा? अंडाशय। अंडाशय जो है उसको हम गुरु बीजाणु पर्ण बोल देते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ये भी याद ना रहे तो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर? ये तीनों मिलकर बना रहे हैं स्त्री केसर। बना रहे हैं ना? हाँ सर। अगर पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण है तो स्त्री केसर गुरु बीजाणु पर्ण है। अब याद रख सकता है। अगर पुंकेसर पढ़ा ना, पुंकेसर को हमने क्या बोला? एक तरह की पर्ण थी ना, लीफ थी ना। क्या बोला था? लघु बीजाणु पर्ण था। यहां पर कौन है? ये भी तो पर्ण ही तो है। ये स्त्री केसर, ये भी तो पत्ती ही तो है। क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु पर्ण। लेकिन कई बुक में पता है क्या गुरु बीजाणु पर्ण पर्टिकुलरली किसको बोल रखा है? अंडाशय को। मेन जो चीज जो है वो यही तो है, अंडाशय। ठीक है, अब अंडाशय के अंदर क्या मिल रहा है सर जी? अंडाशय के अंदर संरचना मिल रही है जिसका नाम है बीजांड। मैंने कहा हाँ जी, क्या मिल रही है? बीजांड। सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। उसको अंग्रेजी में क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्ण को। बाकी ये चीजें हैं, इसको आप इंग्लिश में जानते हैं। वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है ना, स्त्री केसर, पिस्टल अभी बता दिया आपको। ठीक है, बीजांड को क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा था। अब याद करो पुंकेसर कौन था? आंख बंद कर और फील कर। अभी के अभी आंख बंद कर, कर आंख बंद, जल्दी से आंख बंद कर। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करो और फील करो, कनेक्ट करो मेरे से आंखें बंद करके। सोचो पुंकेसर को तुमने क्या बोला? पुंकेसर को दिमाग पर जोर डाल। कभी भी कोई चीज को पढ़ो, उसको रिवाइज करो तो आंखें बंद करके रिवाइज करो, जल्दी चीजें याद होती है। पुंकेसर को तुमने क्या बोला? लघु बीजाणु पर्ण बोला। पुंकेसर के अंदर पराग कोश जो था उसके 4 किनारे थे, प्रत्येक किनारे को क्या बोला? लघु बीजाणु धानी बोला ना। तो पुंकेसर अगर लघु बीजाणु पर्ण है तो उसके अंदर 4 क्या मिल रही थी? लघु बीजाणु धानी। पुंकेसर में 4 क्या मिल रही है? लघु बीजाणु धानी। यानी लघु बीजाणु पर्ण में क्या मिल रही है? लघु बीजाणु धानी। तो प्रभु यहां पर गुरु बीजाणु पर्ण में क्या मिल रही है? गुरु बीजाणु धानी। नीट 2019 का सवाल, 2020 का सवाल है। नीट 2020 का सवाल है। उपरोक्त में से कौन गुरु बीजाणु धानी है? सिंपल, उपरोक्त में से कौन गुरु बीजाणु धानी है? तो याद रखना, बीजांड को ऊपर लिखा भी हुआ है, बीजांड को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी। और ये बीजांड किसके अंदर है? अंडाशय के अंदर है। या तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र को मिलाकर स्त्री केसर को बोल दो गुरु बीजाणु पर्ण, या सिंपल अंडाशय को भी बोल सकते हो क्या? गुरु बीजाणु पर्ण। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आई? तो याद रखना कौन लघु बीजाणु पर्ण है और कौन बीजाणु और कौन गुरु बीजाणु पर्ण है। कौन लघु बीजाणु धानी थी, कौन गुरु बीजाणु धानी है। डन, चलें आगे। सिंपल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले कुल मिलाकर इस बीजांड की, यही तो मेन चीज है। आगे चलने से पहले एक और चीज मैं फटाफट आपको बता देता हूं।
जब अभी तो हम नर लैंगिक अंग पढ़ लिया, अब मादा लैंगिक अंग पढ़ रहे हैं। जब ये पढ़ा लेंगे फिर निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन के बाद क्या होएगा? निषेचन होने के बाद भ्रूण बनता है। हाँ सर, वो बनता है बीज होएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो अंडाशय, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। केवल क्या रहेगा? ये अंडाशय रहेगा। ये अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल का। तो जरा सोचिए, अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड। बीजांड क्यों बोला? क्योंकि ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? बीज का। सिंपल सी बात बताओ, बच्चों वाली चीज तुमको समझ में कि अंडाशय आगे चलकर परिपक्व होकर क्या बनाएगा? फल बनाएगा। अगर अंडाशय के अंदर बीजांड है, अंडाशय फल बना रहा है। अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड। ठीक है, अंडाशय अगर फल बना रहा है तो फल के अंदर कौन होएगा? बीज नहीं होएगा। तो बीजांड किस में बदलेगा? बीज में यार। अंडाशय ने भाई ये अगर फल बना दिया तो फल के अंदर ये जो संरचना होगी वो क्या होगी? सर ये बीज होएगा। सिंपल। बोलिए, ये बात भी समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक अंडाशय में एक बीजांड होता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? अगर एक अंडाशय में एक बीजांड है यानी इट मींस एक फल में एक बीज होएगा। किस में होता है? याद कर, किस में होता है? एक फल में एक बीज। आम है ना, होता है ना? हाँ सर। अब मैंने बोला एक अंडाशय में अगर बहुत सारे बीजांड है, इट मींस एक फल में बहुत सारे बीज है। किसमें? तरबूज, है ना। यानी डिपेंड करता है कि अंडाशय में या तो एक बीजांड है या एक से ज्यादा है, यानी फल में या तो एक बीज होएगा या एक से ज्यादा होंगे। तो आज दिमाग लगाना, कौन कौन से तुमने फल खाए जिसमें एक बीज है और कौन से फल तुमने खाए जिसमें बहुत सारे बीज है। सिंपल है ना। चल, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बीजांड के बारे में, जिसको हमने गुरु बीजाणुधानी बोला। ये संरचना तुमको दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही, आपने बोला नहीं लग रही। मैंने कहा ले एक और है, ये ले। ये भी अच्छी लग रही? नहीं लग रही। ये भी अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा ले एक और है, ये रही। ये अच्छी लग रही है सर, लेकिन इसमें ये जो नंबरिंग दे रखी है ये आपको भरनी है। अब आप कैसे भरेंगे? जब मैं आपको समझाऊंगा, आइएगा समझते हैं। फिर अब आप अपने घर पर इसकी नंबरिंग खुद बताएंगे। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है। ये सारी नंबरिंग आपने करनी है। ठीक है, देखिएगा सर, बीजांड की बात करने वाले हैं। देखिएगा सर, ये कैसा बीजांड बना दिया आपने? सर इधर तो आपने बीजांड को घुमा दिया ऐसे करके नीचे। ये देख, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके नीचे घुमा हुआ दिख रहा है। हाँ सर। और इस वाले डायग्राम में आपने सीधा खड़ा कर दिया। मैंने कहा 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। 6 टाइप्स के क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, जिसमें से एक ये है जिसको हम ऋतु, अभी सारे बता दूंगा, ऋतु बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपस अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं ऋतु। और ये वाला जो होता है, जो मैक्सिमम पादपों में मिलता है, इसको हम बोलते हैं प्रतीप। प्रतीप एनाट्रोपस बोलते हैं। प्रतीप एनाट्रोपस। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा कि ज्यादातर पादपों में जो मिलता है वो ऐसा नहीं होता, सीधा खड़ा नहीं होता, ऐसे नीचे घूम जाता है। यानी इमेजिन करो, ये वाली संरचना जो आपको दिख रही है ऐसे ऐसे घूमी हुई नहीं लग रही है? हाँ सर ऐसे। और ये वाली संरचना आपको सीधी खड़ी हुई नहीं दिख रही? हाँ सर। तो मैं पहले सीधी खड़ी हुई वाली बना रहा हूं ताकि चीज समझ में आए। देखो, ये है बीजांड। इस बीजांड की ये जो डंडी जो तुमको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है बीजांड वृंत। इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत बोलते हैं। ये ऋतु यहां से हटा दो, चलो लिखे रहने दे। तो बीजांड वृंत बोलते हैं। ठीक है, अब इस बीजांड वृंत के ऊपर ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है? बीजांड शरीर। बीजांड शरीर कहलाता है। बीजांड का शरीर कहलाता है, जिसमें तुमको 2 आवरण दिख रहे हैं। एक ये वाला अंदर वाला दिख रहा है, हाँ सर, एक बाहर वाला दिख रहा है। मैंने कहा इन आवरणों को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, इन आवरण को हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या तुमको बीजांड का शरीर, ये पूरा बीजांड का शरीर था, और ये नीचे वाला यहां तक का पूरा भाग क्या था? सर ये बीजांड की डंडी थी। बीजांड का शरीर और बीजांड की डंडी तुमको एक जगह पर
जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाली जगह देखिए, ये वाली जगह दिख रही है। बीजांड का शरीर और बीजांड की डंडी तुमको एक जगह पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये जगह क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं नाभिका, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइलम। बीजांड व्रंथ को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ठीक है, बीजांड शरीर को ओव्यूल बॉडी, अध्यावरण को इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर। अब इन अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह मिलता है। इन अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, जिसको मैं नीले नीले रंग से दिखा रहा हूं। कोशिकाओं का समूह मिल रहा है जिसको मैं नीले नीले रंग से दिखा रहा हूं। जो नीले नीले रंग से दिखाए हैं ये कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का ऊतक है। इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूसीलस। न्यूक्लियस मत कर देना, न्यूसीलस। ठीक है, और एक बड़ी सी संरचना तुमको दिख रही है, ये वाली लाल वाली। हाँ सर, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, पहले तो सुनना, भ्रूण कोश जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। कोश का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तुमको अंदर खाली जगह दिख रही है? हाँ सर, खाली जगह दिख रही है। अब इस खाली जगह में अगर भ्रूण बनेगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक ऐसी खाली जगह है जिसके अंदर भ्रूण बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा? भ्रूण कोश। डन। ठीक है सर। अब दोस्त, तुम्हें अगर अंदर भ्रूण बनाना है तो तुम्हें निषेचन नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो अंदर मादा युग्मक नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। कायम मादा युग्मक, इधर देखना, ये हरी हरी सी एक बड़ी सी कोशिका दिख रही है। हाँ सर, उसके साथ साइड में दो छोटी छोटी सी नीली कोशिका दिख रही है। हाँ सर, या काली काली कर देता हूं, ये लो, ये दो काली काली छोटी कोशिका, उसके साथ में एक हरी सी बड़ी सी कोशिका दिख रही है। हाँ सर, ठीक है। मैंने कहा ओके। अंदर जरा देखना, बैंगनी रंग की 3 कोशिकाएं और दिख रही हैं। हाँ सर, ये 3 कोशिकाएं और दिख रही हैं। कैसे रंग की है? बैंगनी रंग की है ये। 1 2 3 कोशिकाएं दिख रही हैं। हाँ सर, ये 3 कोशिकाएं हमको दिखाई दे रही हैं। 3। ठीक है जी। और एक बड़ी सी कोशिका तुमको दिखाई दे रही है। कैसे रंग की दिखाऊं मैं? नीले रंग की दिखा देता हूं। एक बड़ी सी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, और उसके अंदर 2 केंद्रक दिख रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे? कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? चलें, चलें। यहां तक की चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके जी। अब इस भ्रूण कोश के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन कौन सी होती हैं? आगे देखने से पहले मैं आपको पहले इन कोशिकाओं का नाम बता दूं? चलो आइए, पहले नाम बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो बड़ी सी कोशिका जो नीली नीली दिखाई है, इसका नाम है केंद्रीय कोशिका। अभी मैं हिंदी में लिख देता हूं, बाद में इंग्लिश में। केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। ये 3 कोशिका जो इस बीजांड के आधार पर दिख रही है तुमको, सोचो, इस बीजांड का आधार ये भाग ऊपर की तरफ होएगा कि नीचे की तरफ होएगा? नीचे की तरफ है। तो इस भ्रूण कोश में सोच, ये जो भ्रूण कोश जो था, इधर देख, ये जो लाल रंग का पूरा भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में जरा इमेजिन कर, इस भ्रूण कोश का तुम्हें आधार क्या दिख रहा है? ये 3 कोशिका दिख रही हैं कि ये 3 कोशिका दिख रही थी? सर, ये नीचे वाली 3 कोशिका, ये वाली आधार बना रही है इस भ्रूण कोश का। मैंने कहा इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इनको पृथ्वी
संत भी कोशिका भी बोला जाता है, पृथ्विया संत भी बोला जाता है। ठीक है, अब इधर बता, इस भ्रूण कोश के शीर्ष भाग पर यहां पर एक बड़ी सी कोशिका दिख रही है सर, यस, हरी हरी सी, इसको बोला जाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका यही मादा युग्मक होती है। और ये दो छोटी छोटी, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो छोटी छोटी, एक ये वाली ऐसे, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो छोटी छोटी कोशिका क्या कहलाती है, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, एक केंद्रीय कोशिका और 3 प्रतिमुखी कोशिका। टोटल कितनी कोशिका जरा कैलकुलेट करो। 7 कोशिका हो गई, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। 7 कोशिका तुमको दिख रही है, हाँ सर। अब प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक है, लेकिन केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक है। देख केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। अंड कोशिका में एक केंद्रक, सहायक कोशिका में एक एक केंद्रक, पृथ्वी संत कोशिका में एक एक केंद्रक। टोटल केंद्रक कितने होंगे कैलकुलेट कर। 2 सहायक कोशिका में 2 केंद्रक, एक अंड कोशिका में एक और केंद्रक, 3 केंद्रक तो इनमें हो गए, 3 केंद्रक इनमें हो गए, 6 हो गए। और केंद्रीय कोशिका में कितने हैं, 2 हैं, 6 और 2 8, यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। आपको ये भ्रूण कोश दिख रहा है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश था ये, हाँ सर था। अब इसी संरचना को दोस्त इमेजिन कर, अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, सोचो ये संरचना जो थी, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो जो ऊपर वाली चीज है, जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे नहीं आ जाएगी। जो ऊपर वाली चीज ऐसे घुमा दूं तो नीचे नहीं आ जाएगी। तो जरा इमेजिन करो, हमारी बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसमें यहां अंड कोशिका है, वो जो हरी हरी सी जो थी ये अंड कोशिका यहां है। उसके साइड में 2 सहायक कोशिका, बड़ी केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक और प्रतिमुखी कोशिका। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलो सर, आपने ना ये जो अध्यावरण है इस जगह पर एक दूसरे से जोड़े नहीं थे, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इस जगह को हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार के विपरीत ये जगह जो होता है इसको हम बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। डन। अब सर प्लीज इंग्लिश में बता दीजिए। देखो निभाग को बोलते हैं चले जा, कई बच्चे इसको चला जा कर देते हैं, चले जा। बीजांड द्वार को हम माइक्रोपाइल। अब इस डायग्राम में पूरी चीज बता रहा हूं। ये क्या थे, अध्यावरण थे। अध्यावरण को हम क्या बोलते हैं सर जी, इंटीग्यूमेंट्स। ये आपने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये कौन थी, प्रतिमुखी कोशिका। सर प्रतिमुखी कोशिका को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। केंद्रीय कोशिका थी, हाँ सर केंद्रीय कोशिका थी, हाँ सर केंद्रीय कोशिका थी, केंद्रीय कोशिका। इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जिसमें 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये तो अंड कोशिका हो गई है, ये वाली हमारी अंड कोशिका हो गई है, ये वाली। और 2 सहायक कोशिका हो जाएंगी। अब यहां पर 2 समझ रहे ना, एक इधर की लाल लाल रंग से बना देता हूं, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका।
सहायक कोशिका को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को? एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिका को मिलाकर बोला जाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, एग एपरेटस। ठीक है सर, यहां तक डंडी थी आपकी। कौन सी डंडी थी सर? बीजांड की डंडी थी, जिसको आपने क्या बोला? बीजांड व्रंत। मैंने कहा हाँ जी, इंग्लिश में क्या बोला था? फ्यूनिकल। ठीक है, और ये बीजांड का शरीर था पूरा का पूरा, इधर वाला ये पूरा का पूरा बीजांड का शरीर था। और बीजांड का शरीर बीजांड की डंडी से जहां पर जुड़ा रहता है, ये वाली जगह, ये क्या कहलाती है? नाभिका। इसको हमने हाइलम बोला था। बोलिए, ये है पूरी संरचना जो मैंने आपको समझा दी है दोस्त। पूरी संरचना जो मैंने आपको बता दी है किसकी है? बीजांड की है। डंडना डंडन, कोई तकलीफ? इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी सारे के सारे वर्ड आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर रह गई थी, वो था यहाँ पर ये जो कोशिका यहाँ पर रहेंगी, उन कोशिकाओं को, अच्छा ये सिरा है, कोई जगह नहीं, मतलब ये सिरा क्या कहलाता है ना। यहाँ पर जो कोशिकाएं थी उनको हमने क्या बोला था? बीजांड का न्यूसिलस। वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डन। तो मैंने आपको दो डायग्राम बनाया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सेम है, बस पोजीशन अलग है। एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, अगर ऐसे होएगा तो भी अंड कोशिका, जरा देख, अंड कोशिका दिख रही, बड़ी वाली कोशिका किधर की तरफ है? इस द्वार की तरफ है। इसको हमने क्या बोला? बीजांड द्वार। ये देख, बीजांड द्वार की तरफ है अंड कोशिका। हाँ, चीज वही है, बस एक ऐसे था एक ऐसे हो गया। डन। सो ये बेटा जी हमारे बीजांड की संरचना होती है, जिसको हम गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, डंडन आडंडन। अब ये जो बीजांड जो होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्त। और इस बीजांड में कहीं ना कहीं गुरु बीजाणु जनन हम पढ़ेंगे। अब गुरु बीजाणु जनन कैसे होएगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी, आज जो पढ़ाई गई हैं सारी चीजें, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, सफिशिएंट है। ठीक है, काफी होएगा, इतना बहुत है। ठीक है, अभी समय हुआ है किस चीज का? क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, निभाग की तरफ थी, अंड द्वार की तरफ थी, मध्य में थी, किधर की तरफ थी? सोच, अभी अभी तुमको बताया था, अंड द्वार या बीजांड द्वार एक ही चीज है ना। सोचिए, निभाग की तरफ थी प्रतिमुखी, अंड द्वार की तरफ थी, मध्य में थी, या कुछ नहीं? दिमाग लगाइए जल्दी से। दूसरा प्रश्न, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? अंड समुच्चय किसने बनाया था? पहला ऑप्शन सिर्फ अंड ने, दूसरा अंड और सहायक कोशिका ने, तीसरा अंड और प्रतिमुखी कोशिका ने, चौथा सिर्फ सहायक कोशिका ने। अंड समुच्चय किससे बना था? जल्दी से आंसर लगाइए फटाफट। तीसरा प्रश्न, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। अरे जल्दी से लगाओ भैया, कौन परागकण को ग्रहण किया था? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, अंड, किसने परागकण को ग्रहण किया था? कौन था जिसने परागकण को ग्रहण किया था? जल्दी से। चलिए जी, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत से जुड़ता है कहलाता है। मैंने बोल दिया है, वह स्थान जहां पर बीजांड मतलब बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत एक दूसरे से जुड़े थे, वो जगह क्या कहला रही थी? निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड काय या नाभिका? बीजांड की डंडी और बीजांड का शरीर जहां एक दूसरे से जुड़े थे, उसका नाम क्या था? चलिए, ये हमारे 4 प्रश्न थे बेटा। आइए एक बार इन चारों प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार फटाफट। पहला प्रश्न था, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिका किधर की तरफ थी? आइए मैं आपको दिखा देता हूं।
प्रतिमुखी कोशिका किधर की तरफ थी? देखो जरा, ये तुम्हें प्रतिमुखी कोशिका दिख रही है? हाँ, ये प्रतिमुखी कोशिका किधर की तरफ है? इधर की तरफ है कि इस द्वार की तरफ है? सर निभाग की तरफ है। तो बस यही प्रश्न पूछा गया था, किधर की तरफ मिल रही हैं प्रतिमुखी कोशिका, किधर की तरफ मिल रही हैं? सर प्रतिमुखी कोशिका निभाग की तरफ मिल रही थी। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। दूसरा, अंड समुच्चय किसने बनाया था? अभी अभी तुमको बताया था, एक अंड कोशिका दो सहायक कोशिका ने क्या बनाया था? अंड समुच्चय बनाया था। तीसरा, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है, भाई साहब बहुत सिंपल सिंपल, कौन? वर्तिकाग्र। चौथा, जहां बीजांड का शरीर, ये शरीर है और ये डंडी है, ये डंडी और ये बीजांड का शरीर कहां पर जुड़े थे? सर इस जगह पर जुड़े थे। और ये जो जगह है इसको हमने क्या बोल दिया? सर इस जगह को हमने बोला है नाभिका। आंसर क्या हो जाएगा? नाभिका। आंसर इज डी। खत्म। तो ये थे बेटा जी हमारे 4 प्रश्न। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परागण की, जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं गुरु बीजाणु जनन, वो पढ़ाकर हम स्टार्ट करेंगे क्या? परागण। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।